काम छोटा नहीं होता है। इवन अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, कहते हैं कि कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर पान की दुकान डाल सकते हो तो पान की दुकान करो, लेकिन अपना खुद का बिजनेस करो। First of all, I would like to say that myself, Mohammad Shabir Raza, son of Sabir Raza, and I belong to Purani Basti, Mubarakpur, Azamgarh. About my qualification, I did my schooling in 2010, and after that, I got admission in Shibli National Inter College, Azamgarh, with commerce stream. And after that, I got graduation, means BCom, in that same college, Shibli National PG College, and after that MCom. And I complete my MCom in 2012. After completing MCom, I just got, because I want to be a teacher, so I get admission in B.Ed in Purvanchal University, Jaunpur. किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया दैट आई हैव टू बी टीचर और आप टीचर बन गए? You know, when I was in intermediate in Shibli National Inter College, at that time, our teacher, accountancy teacher, Mr. Tariq Beg sir. Mr. Tariq Beg sir is a very professional teacher and he always motivate us. कि वो हमेशा मुझको और हम सारे लोगों को मोटिवेट करते थे, उनसे पता चला और हम लोग उनकी रेस्पेक्ट भी करते थे। तो मुझे लगा कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में हम किसी एक के लिए फ़ायदा नहीं दे सकते, बल्कि हम एक साथ कई सारे लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस प्रोफेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। यू नो इट इज़ सेज दैट लोगों का ऐसा मानना है, पब्लिक का ऐसा कहना है कि जो गवर्नमेंट टीचर होती है, जो प्राइवेट टीचर होती है, वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। और जो मीन्स अगर हम बात करें प्राइवेट टीचर, तो प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर जो है, प्राइवेट टीचर अच्छी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट टीचर की तुलना में। तो सर ये बात किस हद तक सही है, हम आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एंड I'm also a private teacher, CBSE board, Shibli National Nursery School, Amilo, and I was a teacher. I'm a teacher of accountancy in that school. In intermediate 11th and 12th class, I'm taking business 2 subjects, accountancy and business studies. And this is a very long path when I got this types of achievement. Before saying, I would like to give you answer that. I'm also a private teacher. Somebody told us that कि जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट टीचर, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं बनस्पत इसके कि प्राइवेट टीचर। यस, कई जगह लोगों का मानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने ईमानदार होते हो आपके प्रोफेशन के प्रति। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट टीचर में सैलरीज ज़्यादा होती हैं, एक परमानेंट जॉब होती है, प्राइवेट में परमानेंट जॉब नहीं होती है। अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर आप वहाँ पे रन कर रहे हो, अदरवाइज दे विल थ्रो आउट ऑफ दिस कॉलेज। ओके, सो होता है कि वो निकाल करके आपको हटा देंगे वहाँ से, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अब ये होता है कि गवर्नमेंट में होता क्या है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये उनके वीकनेस है। लेकिन वो चाहे तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको हर तरीके की फैसिलिटी देती है। प्राइवेट से ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है, हर एक चीज़ की सैलरी भी अच्छी होती है, प्लेसमेंट अच्छा होता है, जॉब में इंक्रीमेंट भी अच्छा होता है, सारी चीज़ों में। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, यू नो एवरी प्राइवेट टीचर दे नो द रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टीचर। ओके, सो फिर भी वो अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट टीचर में, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं वो भेजना चाहते अपने बच्चों को? वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर हर एक टीचर अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि ये सारे बच्चे हमारे ही हैं, तो हम कभी अपनी मेहनत से जी नहीं छुड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि हर एक टीचर को या फिर कोई भी इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब करता हो,
चाहे वो टीचर हो या डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, उसको अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप हर एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और लोग आपको। First of all, good evening, sir. And my question is that in this era, everyone runs behind money. तो किसी भी प्रोफेशन के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है या फिर हैप्पीनेस? क्योंकि सब लोग का ये कहना है कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में मनी मिल रहे हैं तो वही आपकी हैप्पीनेस होगी। First of all, I would like to say that money is, you already know that money is something, not everything. ठीक है ना? पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है ना? बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पैसा होना भी ज़रूरी है इंसान की लाइफ में, क्योंकि अगर पैसा नहीं है, यू विल नॉट एंड देन हाउ यू विल कैन अपनी ज़िंदगी को आप कैसे चला सकते हो, ठीक है ना? अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, आपकी फैमिली भी है। तो ज़रूरी है कि हम पैसे कमाएं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। समझ आ रही है ना? क्योंकि अगर हम पैसे के पीछे जिस दिन भागना शुरू कर देंगे, कहीं न कहीं हमारी ईमानदारी डूब पड़ने लगती है। सर बहुत बार ये होता है कि सिंस चाइल्डहुड वी वांट टू बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन हालात और परिस्थितियों की वजह से हम बन कुछ और जाते हैं। जैसे हमारा बचपन का सपना होता है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कई बार आगे चल के हम बन कुछ और जाते हैं। तो क्या सर क्या आपके साथ हुआ है, आपके बचपन का सपना कुछ और रहा हो और आप टीचर बन गए हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि होता कई बार सारे लोगों के साथ होता है कि हमारा एम कुछ और होता है, लेकिन परिस्थितियाँ साथ नहीं देती हैं। सिचुएशन, फैमिली बैकग्राउंड्स, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें, हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। इसलिए कुछ ना कुछ इंसान लाइफ से समझौता कर लेता है, ठीक है। इन स्टार्टिंग मैं भी बैंक की जॉब करना चाहता था, ठीक है ना? बैंक में किसी ऑफिसर रैंक पे मैं रहना चाहता था, इसीलिए मैंने कॉमर्स चूज़ भी किया था, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ साल बैंक में काम भी किया, ठीक है ना? बैंक यूनियन बैंक आपके मुबारकपुर में है, वहाँ पे एज ए प्राइवेट मैंने जॉब भी किया है। एंड उसके बाद फिर समझ में आया कि प्राइवेट तो जॉब है ही है, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्राइवेट ही जॉब किया था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे वहाँ पे एंट्रेंस देना था और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना था, और इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ नॉट बेटर कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाता। सो आई चूज़ दैट कि आई बिकम ए टीचर। व्हेन आई लिसन माई आवर टीचर तारिक बेग सर, who is an accountancy teacher. After listening to him, he also guide us. The teacher is a good profession. You can also join teacher. And sir, I want to ask you that in ancient time, as I talk about before 10 years, 15 years, the children used to respect their teachers as they called Guruji or Master Saab, like it is very common. But nowadays, अगर मैं आज की बात करूँ तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन कि हम भी नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी नहीं करते। हमारे पेरेंट्स ये कंसिडर करते हैं द टीचर इज ओनली टीचर, देयर इज नथिंग मोर। सो सर आई वांट टू नो। Yes, sir. Sir, my question goes to you that as today you are on the post of teacher, तो हम जानना चाहते हैं कि इस पोस्ट को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या फेस किया अपनी ज़िंदगी में, क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए? कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस? ऑफ कोर्स किसी भी मुकाम पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, चाहे वो किसी डीएम की पोस्ट हो, किसी सीएम की पोस्ट हो, या और भी कोई पोस्ट हो, कोई एक टीचर ही क्यों ना, कोई एक डॉक्टर ही क्यों ना हो। हमें और आपको लगता है कि उस मुकाम तक पहुंचना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। अगर आप कभी उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे ना, तो लगेगा कि नहीं, ये किसी एक रात की कहानी नहीं है या किसी एक घंटे की कहानी नहीं है। Yes, sir. ये काफ़ी समय लगा है उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। स्टार्टिंग जब मैं अपने स्टडी कर रहा था, स्टडी टाइम में ही मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, मिले चिल्ड्रेन अकेडमी अमिलो, ठीक है ना? वहाँ से मैंने अपना ये टीचिंग का सफ़र आगाज़ किया था, और फिर वहाँ से मुझे ऑफ़र आया इकरा पब्लिक स्कूल में। तो मैं इकरा पब्लिक स्कूल में 3 से 4 महीना सिर्फ टीचिंग किया था कि वहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे ऑफ़र दिया कि सर क्या आप स्कूल को संभाल सकते हैं? तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। Yes, yes. तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ का प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का मैं
4-5 साल तक प्रिंसिपल भी रहा। एंड आफ्टर दैट आई आल्सो गॉट चांस इन शिवली नेशनल नर्सरी स्कूल। समबडी टोल्ड मी दैट देयर इज़ अ वेकेशन, there is a vacancy for accountancy teacher, so I applied in that school and alhamdulillah interview I had qualified, so I just now am teaching that. सर एक चीज़ बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में, समाज में ऐसा कहा जाता है कि जब तक हमें अपना गोल प्राप्त ना हो जाए, हम अचीव ना कर लें, तब तक हमें अपने एफर्ट्स को, अपनी कोशिशों को जारी रखना चाहिए। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग एक ही कोशिश में या एक ही हार में कैसे वो अपनी गोल को छोड़ देते हैं या अपने सपने को देखना छोड़ देते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, ऐसे इंसान के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जैसे अगर आपको कोई मुकाम मिल जाता है तो इंसान भी जो है ना वो मुतमईन नहीं होता अपनी पोस्ट से, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, उसको लगता है कि मुझे और कमाना चाहिए। तो पैसे के पीछे तो इंसान भाग रहा है, तो फिर क्यों नहीं अपनी सक्सेस के लिए भी वो कोशिश कर रहा है। पता नहीं कि एक बार हमने कोशिश की, दूसरी बार कोशिश की, तो कई बार इंसान जो है वो क्या करता है, हार जाता अपनी चीज़ों को लेकर के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बार बार कोशिश करना चाहिए। कहते हैं ना कि बार बार अगर आप किसी दरवाजे को दस्तक देंगे तो वो दरवाज़ा एक न एक दिन खुल ही जाएगा। Mashallah, you are in a good position. You are as a teacher, which is known as you are greater than our parents. सर, अगर आपको आगे कुछ और करने का मौका मिला तो सर आप आगे क्या करना चाहेंगे? अगर आगे आपको कुछ और करने का मौका मिला तो? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दूँ, एजुकेट करूँ, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। Yes. विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट सर्वाइव अवर लाइफ इजली, यू नो। सो मैं चाहता हूँ मैं एक ट्यूटर की तरीके से ही रहूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं जो परफॉर्मेंस अभी दे रहा हूँ मैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस गवर्नमेंट स्कूल में भी दे सकूँ। सर, आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, बचपन के बारे में तो माय बर्थडे हेल्ड ऑन 1988 14 फरवरी 1988 को मेरा बर्थडे है। और उसके बाद फिर मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन मैं तो नहीं लिया, माँ बाप ने एडमिशन कराया। सनराइज पब्लिक स्कूल आपने देखा होगा पूरा रानी में, वो मेरा फर्स्ट स्कूल था जहाँ पे मैंने क्लास 5 तक स्टडी किया। एंड आफ्टर दैट आई टेक एडमिशन इन MP इंटर कॉलेज क्लास 6 and after that I get chance to go to Chennai for further studies. Okay, so I take admission in Chennai, St. John's Matriculation Secondary Higher Secondary School. There I study only 2 classes, 7th and 8th. After 2 years, my mother told me that I can't live without you. When you are not here, I feel very bad and I can't. I unable to live without you. So she told me that you have to come back, you have to study here itself. So Sir, she forced me that कि ठीक है यहीं पे रहो, तो मुझे मजबूरन यहीं पे मुझे रहना पड़ा। हालांकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे इंजीनियरिंग करके बहुत सारे अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके, कुछ लोग शिफ्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ साथ नहीं देती है, जिस वजह से। और बचपन की कुछ अगर आप पर्टिकुलर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मिसचीवनेस की हो और आपके नेबर्स आपके घर आके आपके पेरेंट्स आपको शिकायत लगाते एंड आफ्टर दे गोइंग योर पेरेंट्स बीट यू एंड स्कॉल्ड यू, तुमने ऐसा क्यों किया, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपने बहुत ज़्यादा शरारत की हो एंड योर पेरेंट्स बीट यू एंड स्कॉल्ड यू? कुछ खास ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मारपीट से रिलेटेड कभी कोई शिकायत नहीं रही है, ठीक है। शरारत एक बार हो गई थी, तो कुछ इस तरीके से बहुत छोटा सा था मैं, ठीक है। और कई बार हम 3-4 दोस्त थे और पड़ोस में एक घर था, वहाँ पे कुछ लोग वो नहीं होता है पापड़ वगैरह बेचते रहते हैं लोग, ठीक है। तो बचपन की बहुत सारी शरारतें हैं, आप लोगों ने भी की होगी। अब क्योंकि आपने पूछा है तो मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि वो जिस घर में या फिर जिस रूम में वो बेचती थी अपना सारा सब कुछ, ठीक है, तो वहाँ के दरवाज़ा छोटा सा
नीचे से टूटा हुआ था, ठीक है। दिमाग में अजीब सा ख्याल आया कि यार क्यों नहीं उसी में से चलते हैं और चल के कुछ ले करके आते हैं। तो हुआ क्या था कि क्योंकि बचपन का टाइम था तो वहाँ पे जो नल्ली पापड़ नहीं होता छोटा छोटा वाला, ठीक है ना, वो हम लोगों ने क्या किया 10 उंगली में पहन लिया, ठीक है। क्योंकि उनका रूम बंद था और उसी दरवाजे से हम चूँकि कह तो रहा हूँ कि दरवाज़ा कोई इतना बड़ा तो छोड़ेगा नहीं, खाली थोड़ा सा था और छोटे भी थे, इसलिए अंदर आसानी से घुस गए। अब जब अंदर चले गए तो हम लोगों ने क्या किया, 10 उंगली में तो पहन लिया, कहा कि अब कौन सी उंगली बच रही, कोई 10 पैर की उंगली बच रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो पैर की उंगली पहन करके सीधा घर में चले आए। ऐसा नहीं पता कि हाँ लोग क्या पेरेंट्स देखेंगे क्या कहेंगे। तो जब घर वाले देखे, स्पेशली मेरी मम्मी देखी कि यार ये क्या लेकर आए हो, कहाँ से लेकर आए हो, कहाँ से लाए हो, तो फिर लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बहरहाल वो जो 3-4 थे वो तो अपने घर चले गए, मेरी की शाही मेरे घर हो गई, ठीक है ना। मम्मी ने कान पकड़ा, कहा कि कहाँ से लाए, तो मैंने बताया कि यहाँ गया। तो कहे कि तो वापस तो नहीं की, क्योंकि अब मैंने ले लिया था तो उसके बदले में उन्होंने पैसा उनको ले जाकर दिया। तो ये एक चीज़ थी जो उसके बाद से फिर पेरेंट्स ने फिर बताया कि बेटा ये चोरी होती है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं तौबा किया कि भाई ये सारी चीज़ें गलत है। अब चूँकि अब पहले कहते हैं ना कि इंसान पहले अमल करे उसके बाद लोगों को सजेशन दे, तो इसलिए मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, बट जैसे कि हम सब ने शरारत की है तो ऐसे स्कूल में भी बहुत सारे मिसचीवनेस हम लोग करते हैं कि मतलब बहुत सारे पनिशमेंट भी हमें मिलती है अगर हम कुछ करते हैं तो ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारी नज़रों में कुछ टीचर्स होते हैं जो कि हमारी नज़रों में एक विलन टाइप के होते हैं ना। So sir, I want to ask you that whom you think as a villain of your school, of your class? सारे क्लासेस में तो नहीं था ऐसा, बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग सनराइज पब्लिक स्कूल क्लास 4th and 5th, टीचर नेम राजेश नाम था उनका, और वो सिटी के पीछे कोई गांव था, वहाँ से बिलोंग करते थे। वो जब वही आते थे और सारे स्कूल को वही पीटते थे, ठीक है ना। तो होता क्या था कि वो पढ़ाते थे हम लोग को SST पढ़ाते थे, सोशल स्टडी पढ़ाते थे। और आपको तो पता है कि सोशल स्टडी में जब लिखवाने पे आता है तो पूरी कॉपियाँ भर जाती है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो लर्न करना होता तो वो भी 2-2, 3-3 पेज पे जो है वो आंसर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो कई बार अगर से होमवर्क उन्हीं का अगर पूरा नहीं होता, क्योंकि होमवर्क तो सारा पूरा रहता था, क्योंकि SST में काम इतना ज़्यादा होता था कि सारे काम पूरे वो नहीं हो पाते थे। तो जब स्कूल जाते थे तो सिर्फ एक बात का खौफ होता था कि राजेश सर आज स्कूल ना आए, ठीक है। अब उनकी आदत थी कि वो कभी टाइम से स्कूल नहीं आते थे। जब भी तो कई बार प्रेयर हो जाती थी मॉर्निंग असेंबली के बाद, फर्स्ट पीरियड चलने लगा, सेकेंड पीरियड चलने लगा, तब वो स्कूल से आते थे। तो जब बाहर का गेट खुलता था ना तो समझ में आ जाती थी कि राजेश सर आ गए। अब अगर 2 पीरियड के बाद अगर गेट की आवाज़ नहीं आई तो फील होता था कि आज तो राजेश सर नहीं आए हैं, आज पिटाई नहीं होने वाली है। और कभी वो आ जाते थे तो पिटाई वहीं से खाया और उसके बाद फिर किसी क्लास में हम लोगों ने मार दिया। मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे, आपके स्कूलिंग टाइम में आपका कोई ऐसा टीचर था हु ऑलवेज पुल्ड यू डाउन, जो आपको हमेशा खींचता था दैट यू कैन नॉट बी एनीथिंग इन योर लाइफ, हु ऑलवेज डिमोटिवेट यू कि तुम कुछ कर नहीं सकते, स्कूल आने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है? कोई ऐसा टीचर आपको मिला? नहीं, मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि सारे टीचर हमें अप्रिशिएट ही करते थे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट बेंचर थे, जो भी बैठते थे हम लोग फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, और टीचर हमेशा अप्रिशिएट ही करते थे कि बेटा आप कामयाब हो गए, कभी डिमोटिवेट किसी नहीं किया। ओके सर, जैसे कि हम सबके फ्रेंड होते हैं, लाइक हम सबका फ्रेंड सर्कल होता है, एक दोस्त होता है। सो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड, लाइक यू हैव यू एनी चाइल्डहुड फ्रेंड लाइक who make this line true, that is a friend in need is a friend indeed? Yes, I also have childhood friend Mr. Shujat Ali, and he is a principal of Marvelous Public School, and we got a good friend, and he told me that जब कभी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। तो सेम थिंग मैं भी उसके लिए अप्लाई करता हूँ कि कभी भी तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए। And sir, like as she asked before, that was there any incident, any moment in your life that from that
आपने ये ठाना खुद से कि नहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अब कुछ करना है, अब बन जाना है? Yeah, that is a sad moment for me when my mother had died in 2009, and I was in BCom final year. And when she died, after her death, I realized that I have to do in my life something. क्योंकि मरने से पहले, डेथ से पहले माई मदर ने मुझसे बहुत कुछ कहा था कि बेटा कुछ चीज़ें अपने से करना सीख जाओ, क्योंकि हमेशा मैं इस ज़िंदगी में नहीं रहूँगी, मेरे बाद तुम्हें अपने से ही सारी चीज़ें करना होगा। तो जब तक माँ होती है हर इंसान लापरवाह होता है, क्योंकि जानता है कि मम्मी है तो सब कुछ है ना। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने में मम्मी हमारी हेल्प कर देती है। तो इस तरीके से उनके डेथ के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मम्मी सही कहती थी कि अगर मैं अच्छा कुछ प्रॉब्लम भी आई, क्योंकि अब अचानक से उनके जाने के बाद सारी चीज़ें शुरू करना सब कुछ, तो वो पहले ही से कहते थे कि अपने से कुछ करना शुरू कर दो ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो वो टाइम था जब मैं मम्मी को बहुत मिस करता था कि नहीं मुझे करना चाहिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने संभालना शुरू कर दी। Well, I'm very sad for you, mother, that may God elevate your mother's status in Jannah. Okay, sir. So my question is that, can you please explain something about your primary education and how was your experience? Primary education, already I told you that I got admission in Sundays Public School. Okay? सर, इज़ देयर एनी मेमोरेबल डे दैट ऐसा होता है सर हमारे स्कूल टाइम में, अगर हम अपनी बात करें तो हमें बहुत ही सारी पनिशमेंट मिली है। यू नो दैट कभी टीचर क्लास से बाहर निकाल देती थी, कभी ऐसा होता था कि हमें मुर्गा बना देती थी। तो सर वी जस्ट वॉन्ट टू नो दैट क्या आपके टाइम में भी ये सारी पनिशमेंट हुआ करती थी? जी हाँ, पनिशमेंट हुआ करती थी। अब तो बच्चों को कम मारा जा रहा है, पहले जो है नशा के मारा जाता है, ठीक है ना। और पहले के टाइम में पेरेंट्स स्कूल नहीं आते थे बेटा, ठीक है ना, कि हमारे बच्चों को क्यों मार दिया। रियली बता रहा हूँ कि अपने हम लोगों के टाइम में आपसे आशा से भी पूछिएगा कि जब कभी स्कूल में मार पड़ती थी या कई बार टीचर मार देते थे तो होता ना कि साठ पड़ जाती है, ठीक है ना। तो हम घर जाकर के उसको छुपाए रहते थे कि कहीं हमारे पेरेंट्स देख लेंगे तो वो कहेंगे कि क्या शरारत करके आए, क्यों टीचर ने मारा। और जाहिर सी बात है टीचर वैसे ही तो मारता नहीं है, जाहिर सी बात है हमारे होमवर्क कंप्लीट नहीं होंगे तो मारा होगा। तो अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं होने पे अगर टीचर ने मारा तो जितना टीचर ने मारा उससे ज़्यादा पेरेंट्स हमें मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की जो सिचुएशन है बेटा बिल्कुल अलग हो गई है ना। हर एक टीचर मारता है शौक से नहीं बेटा, ठीक है ना। वो आपने सूर्यवंशम का वो सुना होगा ना डायलॉग कि अगर पत्थर को छीनी और हथौड़े की मार ना बने लगे तो वो कभी किसी भगवान का या फिर मूर्ति का रूप नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो टीचर अगर मार रहा है स्टूडेंट को तो वो उसी छीनी और हथौड़ी का काम है जो एक मूर्ति की शक्ल देने का काम करती है। सर, आपको क्या लगता है विच इज़ बेटर बिटवीन द चाइल्डहुड एंड योर अडल्टहुड? कौन सा आपको मोमेंट बेस्ट लगा, आपके बचपन का कि ऑफ कोर्स चाइल्डहुड इज़ बेटर देन Adulthood. क्योंकि बचपन की जो यादें हैं ना वो हमेशा रहती हैं। और बचपन में जितना हम आज़ाद रहते हैं ये बात अलग है कि पढ़ने का तो टेंशन है ही है, होमवर्क करने का, लेकिन इसके अलावा जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार वो बचपन ही सही था, कि कुछ करना नहीं होता था, खाना वाना था बस, फिर बाहर जाके खेलना होता था और थोड़ा सा होमवर्क रहता था करने के लिए, ठीक है ना। अभी बड़े होने के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार हर एक जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है। घर में आओ तो किसी के ना घर के बाहर हैं तो स्कूल में तो, और शादी हो गई खुदा न खास्ता तो, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि शादी हो गई तो घर में जो है बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर एक जगह हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो बचपना है वो बेहतर होता है। एज सर आपने कहा कि बचपना ज़्यादा अच्छा है, तो बचपन में इफ एनी चाइल्ड डू एनी मिस्टेक्स सो द सोसाइटी एंड द पेरेंट्स आल्सो सेज दैट अभी तो बच्चा अभी करने दो, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। तो जो वो मतलब बच्चा जब बचपन में ही गलतियां कर रहा है तो आप उसे नहीं सुधारे तो वो बड़ा होकर कैसे सुधरेगा? सही बात है। कुछ शरारतें होती हैं, अच्छा होता है ना कि कई बार बच्चे ना कुछ शरारत तो करते ही हैं, लेकिन शरारत करते करते वो बच्चे बहुत आगे भी निकल जाते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे थोड़ी सी कोई जैसे फ्लावर रखा है यहाँ पे, अब बच्चा है तो फ्लावर्स को ना निकालेगा फिर उसी में डालेगा, निकालेगा फिर डालेगा। या जैसे और भी कोई चीज़ हो गया, फ्रीज हो गई, फ्रीज को खोलेगा, कुछ सामान निकालेगा रखेगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया
तो हमेशा वो कुछ ना कुछ बिगाड़ने के चक्कर में रहता है, तो हम उसको मना कर देते हैं, चुपचाप डांट करके ला करके बैठा देते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना भी पाबंद नहीं बनाना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा फ्री ऑफ माइंड भी होने चाहिए बच्चे, क्योंकि अगर वो फ्री ऑफ माइंड होंगे तो ही वो आगे की ज़िंदगी को देख सकेंगे और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकेंगे। सर, मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है अपनी लाइफ से कि वाई आई डोंट हैव दिस, वाई आई डोंट हैव मनी, वाई आई कांट बाय कार। बहुत से लोग होते हैं, उनको शिकायत होती है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। क्या आपको कभी अपनी लाइफ से शिकायत हुई कि यार मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे पास वो होना चाहिए था? कभी कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है? नहीं, माँ बाप ने हमेशा से बचपन में सिखाया कि जो कुछ है सब अल्लाह का दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी भी आप अपने से नीचे पर्सन को देखेंगे, अपने से लो लोगों को देखेंगे तो हमेशा खुदा का शुक्र निकलेगा, लेकिन जब आप अपने से हाई स्टेटस लोगों को देखेंगे तो हमेशा नाशुक्री निकलेगी। तो ये हमें बचपन से मैं देखता हुआ आया हूँ और हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा का कि जो कुछ है वो बेहतर है। अब होता है ना कि कुछ लोगों को ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ये बाइक नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कभी मैं उन लोगों को देखता हूँ जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, बारिश में वो भीगते रहते हैं। कई बार ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो भीगते और सर्दी में पोस्ट पढ़ते उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम ऐसे लोगों को सोचेंगे ना तो हमेशा शुक्र निकलेगा खुदा से। सर, मैंने कोटेशन देखा था कि हमें ज़िंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। सो सर, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस, कि जो हमें पसंद है क्या हमें उसे हासिल करना चाहिए? जो पसंद है उसे मतलब कि ये कि मैंने कोटेशन देखा था कि हर किसी को ज़िंदगी दो तरीके से जीनी चाहिए। पहला, हमारे पास जो है थैंक्स टू अल्लाह कि वो मेरे पास है। जो हमें पसंद है हमें उसे अचीव करना आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमें ऐसी ही ज़िंदगी जीनी चाहिए? देखिए, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यस। ठीक है ना। हर एक चीज़ में कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन से ही लाइफ आगे बढ़ती है, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन का ड्रेस ना पहनो तो कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। बात समझ आ रही है? कॉम्बिनेशन का पैंट के साथ कॉम्बिनेशन की शर्ट होनी चाहिए, और इसी तरीके से लेडीज़ की बात करें तो जैसी ड्रेस है कॉम्बिनेशन की सैंडल होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन को उनकी ज्वेलरीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम परफेक्ट दिखते हैं। तो हमें कि अपनी लाइफ में चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमें मिल गई है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब ये चीज़ है कि अभी भी जो चीज़ नहीं मिली उसको हम हमेशा शिकायत करते फिरे कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलां के पास तो इतना हो गया, खुदा मुझे कब देगा, यार मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक वाक़या मैं बता देता हूँ। जनाब मूसा, हज़रत मूसा जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो आपको पता है कोई टूर पे जाते थे, अल्लाह से बातें होती थी, ठीक है ना। तो उनसे 2 पर्सन मिले, कह रहे कि जनाब हज़रत मूसा ये बताइए कि आप रोज़ अल्लाह से बातें करते हैं, हमारा कुछ पैगाम उन तक पहुँचा दीजिए। तो कहा कि क्या है तुम्हारा पैगाम बताओ। तो वो कहने लगे कि अल्लाह ताला से कहो कि मुझे इतनी दौलत न दे, मेरे पास बहुत है, ठीक है ना, मुझे नहीं चाहिए। अब उसे कह दो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी दौलत है। अब उसे कही कि मुझे देना बंद कर दें। अभी ठीक है। फिर आगे बढ़े तो एक शख्स और मिला, तो वो कह रहा है कि यार मूसा अल्लाह से बात करिए और कहिए कि यार मुझे भी थोड़ा सा दौलत दे दे, ठीक है ना, मुझे भी अमीर बना दे, मुझे भी दौलतमंद बना दे, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मुझे कुछ देता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जनाब मूसा जब गए कोहे तूर पे, उन्होंने अल्लाह से ये बातें कही, तो वहाँ से आवाज़ आई, कहा कि जिस पर्सन ने, जिस इंसान ने आपसे ये कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, उससे जाके कह दो कि मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं उसको नहीं दूंगा, ठीक है ना, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। और जिसने कहा है कि मुझे कुछ दे दिया करे, मुझे भी पैसे दे दिया करे, मुझे भी दौलत दे दे, तो उससे कहो कि मेरा शुक्रिया अदा करना शुरू कर दे, मैं उसको नवाज दूँगा। तो कह रहे हैं कि हमें शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए हर चीज़। और सर, जैसे कि सबकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट
होता है जिससे कि सब कोई लाइफ को ब्लेम करने लगता है, दे स्टार्टेड कर्सिंग देयर लाइफ। सो आई वांट टू आस्क यू दैट इट हैपेंस टू यू दैट ऑन दैट टाइम आपने अपनी ज़िंदगी को कर्ज करना स्टार्ट कर दिया कि ये मतलब मेरी ज़िंदगी ही मेरा साथ इसमें नहीं दे रही है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट को भी, क्योंकि हाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, तो उनको समझाना थोड़ा सा ईजी होता है। मैंने हमेशा उनसे कहा कि देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ हो, तुम्हारे साथ कोई भी इंसिडेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो ये ना समझो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, ये समझो कि आपके साथ ऊपर वाला कुछ बेहतर करना चाह रहा है, ठीक है ना, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने वो काम आपके साथ किया। वरना ये समझ लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि यार ऐसा क्यों हो गया। जैसे होता है ना कि कई बार हम पेरेंट्स से किसी चीज़ की परमिशन मांगते रहते हैं कि यार मुझे इस पार्टी में जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे बाइक से इधर जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं और हम बहुत इरिटेट होते हैं उनसे कि यार ये क्यों बात हुई। ऐसे भी माँ बाप होते हैं क्या, कुछ लोग कह देते हैं। तो मैंने तो कभी नहीं अपनी लाइफ में ऐसा कहा, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वहाँ पर भी अपने स्टूडेंट को भी मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कभी भी आप ये सब चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। अगर कोई चीज़ हो जाती है तो समझिए कि वो फ्यूचर में आपके लिए कुछ बेहतर होने वाला है, इसीलिए ऐसा कुछ होगा। सर राइटली सेड, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या था? आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ क्या सेक्रीफाइस की है? नेक्स्ट टाइम ask me another question. Next time I will give you answer. Okay, sir. So as being a teacher, you can explain well. I just want to know that कि एक अच्छी टीचर में कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए that on that basis we can say yeah he is a very good teacher, talented teacher. So can you explain? Of course, first of all, टीचर्स वो नहीं जो बच्चों को सिर्फ मारे, ठीक है ना, या फिर सिर्फ उसको डांटे। टीचर्स के अंदर जो सबसे पहले क्वालिटी ये होनी चाहिए कि बच्चा आपसे डरे ना किसी भी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि हम अगर किसी से डरते हैं तो हम अपने मन की बात उनसे नहीं कह पाते हैं। समझ आ रही है? Yes, तो sir. पहले हमें फ्रेंडली होना चाहिए उन बच्चों से जिनको हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जिनको हम टीच करते हैं, ताकि कई बार होता है ना कि हम क्लास में चीज़ें पढ़ाते रहते हैं या फिर टीच करते रहते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि समझ में आया, तो सारे बच्चे हाँ हाँ समझ में आया बोल देते हैं ना, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन करो तो नहीं समझ आया। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं, उनको लगता है कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उनसे कितनी बार भी क्वेश्चन कर लो तो वो डांटते नहीं है और बुरा नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि ऐसा सारे टीचरों के साथ भी, सारे टीचरों को भी होना चाहिए कि हमें थोड़ा पोलाइटली होना चाहिए। हाँ, जहाँ बच्चे शरारती वहाँ पे देखो दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है और एक पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें उन बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव मोटिवेशन से अगर वो नहीं काम बनते हैं तो फिर हमें निगेटिव मोटिवेशन, जैसे उनको डांट देना, फटकार देना या फिर कई बार कुछ पनिशमेंट दे देना, समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल लास्ट की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों से थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बनाना होगा, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे ना खौफ से ऐसे आँख खोल करके बैठे रहते हैं कि सर ना अगर इधर उधर देखेंगे तो सर क्या करेंगे, भाई क्या कर रहे हो, तुरंत डांट देंगे। तो उनका दिमाग दिल कहीं और होता है, ठीक है ना, और फेस बॉडी उनकी से प्रेजेंट होती है। तो होना ये चाहिए कि आप बच्चों से थोड़ा पोलाइटली बात करें। बच्चे अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चों को पोलाइटली जवाब भी देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ टीचर हमारे भी टाइम में थे कि जो कुछ पूछो तो अभी बताया था ना, समझ में नहीं आई, कहाँ देख रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आए कि बच्चे किसी तरीके से डरे ना, और वो 10 बार अगर क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो हमें 10 बार उनको बताना चाहिए। क्योंकि अगर उसी क्वेश्चन को, अच्छा बच्चों को भी अगर समझ में नहीं आ जाए आपको, तो भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ इतने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती है इस क्वेश्चन को करने की और उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन करके ये सोच करके क्वेश्चन करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे कुछ साथी हैं जिनको ये साथ समझ में नहीं आता, ठीक है ना, इस तरीके से। सर आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जो आपने कभी एक्सपेक्ट ना की हो कि वाई दिस हैपेंस? कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपकी लाइफ में कुछ हुआ है कभी? कह तो रहा हूँ कि हमेशा से कहता हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है।
लेकिन आपने उस टाइम सोचा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ? कोई हैप्पी मोमेंट और कोई सैड मोमेंट? हाँ, सैड मोमेंट तो सबसे बड़ा मेरा वही था कि मम्मी के मेरे डेथ हो गई थी। उस टाइम हुआ कि क्यों डेथ हो जाती है ना मम्मी लाइफ में, मतलब शुरू से रह कर के अब तक उन्होंने परवरिश की। मतलब इवन ये भी याद रहता है कि मम्मी ने मुझको नहलाया, उसके बाद से कपड़े पहनाए, वहाँ से ले कर के सफ़र यहाँ तक आने तक अचानक से साथ छूट जाना, तो होता है कि खुदा क्यों ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फिर धीमे धीमे सारी चीज़ें समझ में आ जाती कि नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है, लाइफ है, ठीक है ना। अच्छा, ये भी एक नेमत होती है बेटा, मौत एक नेमत है, आपको पता है कि नहीं है? यस सर। हाँ, मौत भी एक नेमत है। नेमत कैसे है पता है? सर आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाँ, आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। देखिए नेमत का मतलब ये है कि जैसे दुनिया जो है इंसानों से भरती जा रही है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली में आपके फादर के दादा के दादा के दादा के दादा, ठीक है ना, या उससे भी पहले है, अभी मरने का सिस्टम अगर नहीं होता तो वो भी रहते ना, तो लोग इरिटेट होते कि नहीं होते बेटा? क्योंकि फैमिली बढ़ती है और फिर रहने का कंजेस्टेड होता सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं तो जगह खाली होती है, मसलदार में दूसरे लोग आते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके की नेमत है बेटा, है ना। खुदा ने जो भी चीज़ दी है ना, वो हर एक चीज़ नेमत होती है बेटा, बारिश से ले करके, ठीक है ना, और यहाँ तक कि जो सूखा पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें इंसान के लिए है। सर आपकी फैमिली कैसी थी? मेनली ये होता है, बहुत सारे घरों में ये होता है कि बस मतलब कि मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चों को, डिमोटिवेट हमेशा करते हैं कि हाँ तुमको बस 10th तक पढ़ना है, 12th तक पढ़ना है। तो सर आपकी फैमिली कैसी थी? सपोर्टिव थी या फिर आपको भी कभी कभी लगता था कि नहीं मेरी फैमिली मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है यहाँ पे? आपको भी लगता था कि हाँ मेरी फैमिली मुझे डिमोटिवेट क्यों कर रही है? नहीं, of course my family is also educated family. My father is a BA holder and she is studying Shibi National PG College, and my uncle Dr. Salman Akhtar साहब, you know already that लाल चौक साहब क्लिनिक, तो उनकी क्लिनिक यहाँ पे लाल चौक के पास है, आप जानते हो। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स, सारे लोग एजुकेटेड हैं, तो जब माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप ये ना पढ़ो, आप वो ना करो, वो हमेशा से आज़ादी उन्होंने दी हमको कि हाँ पढ़ते रहो। यहाँ तक कि जब मैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्ट दिया तो मेरी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, रैंक जब अच्छी होगी, इवन 10,000 रैंक के आसपास अगर रैंक हमारी आती है तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब एक तो 10,000 के नियर अबाउट फीस होती थी, उतनी हमारी स्कॉलरशिप भी आ जाती थी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बीएड हो जाता है। तो मेरी रैंक आई थी नियर अबाउट 33,000 रैंक आई थी, 10,000 नहीं बल्कि 30,000 के आसपास मेरी रैंक आई थी। तो मैं चुपचाप बैठ गया कि नहीं होना। तो फादर ने पूछा कि बीएड में एडमिशन नहीं लेना। मैंने कहा कि रैंक बहुत ज़्यादा है और पैसा ज़्यादा लगेगा। कि नहीं, पैसे की फिक्र नहीं है, प्राइवेट में ही एडमिशन कराओ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उन्होंने जो है मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, आप जा कर के एडमिशन लो। उस टाइम जो भी फीस थी 50,000 60,000 नियर अबाउट उन्होंने पे किया और मुझे बीएड कराया। और सर जैसे कि बहुत लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं बट लाइफ सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि इट वाज नीट एग्ज़ाम। सो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5 ईयर्स 6 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं नीट को क्रैक करने की, बट समटाइम्स लाइफ इज़ नॉट सपोर्टिंग देम। तो आपको कभी के फील हुआ कि मतलब मैं ये करना तो चाह रहा हूँ बट मेरी ज़िंदगी ही मेरा साथ नहीं दे रही है? ऐसा कुछ नहीं था बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और जहाँ तक नीट की या फिर किसी भी कंपटीशन की अगर आप बात कर लें तो मैंने जैसा कि कहा कि किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए, उसको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हम किसी एक रात में हम सक्सेस नहीं पा सकते, ठीक है ना। Yes, sir. नीट के एग्ज़ाम्स में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3-4 साल मेहनत करने के बाद वो क्वालिफाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आफ्टर इंटरमीडिएट तुरंत क्वालिफाई कर जाते हैं। तो होता ये क्यों ऐसा है? तो कभी आप उन बच्चों को की लाइफ में नज़र डालेंगे कि ये जो आफ्टर इंटरमीडिएट कुछ लोग 7-7 8-8 साल मेहनत करते हैं फिर भी नहीं क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग 2 साल के बाद क्वालिफाई करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आफ्टर इंटरमीडिएट जे जस्ट क्वालिफाइड नीट, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आप उनसे कभी देखेंगे तो वो बच्चा किसी
1 या 2 साल मेहनत नहीं किया होता। आप उनकी पूरी स्टडी देखेंगे तो क्लास फर्स्ट या प्राइमर से ले करके वो हमेशा से मेहनती रहा है। आप उनके माँ बाप से पूछेंगे, उसका जो स्ट्रगल रहेगा वो अपनी पूरी लाइफ उसने स्ट्रगल किया, तब कहीं जाकर के उसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या फिर किसी भी पोस्ट पर वो पहुँच सका है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब बहुत बार ये होता है कि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत जलते हैं, जेलसी टाइप के होते हैं कि वाई ही इज़ टॉपर, वाई शी इज़ टॉपर, वाई आई एम नॉट। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा था जो मतलब आपको ये लगता था कि हाँ थोड़ा सा जलता है? देखिए, हर कोई फ्रेंड नहीं होता है, ताल्लुकात अलग है, फ्रेंडशिप अलग होती है। कुछ लोग हर किसी को फ्रेंड मान लेते हैं, पता है ना। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, तो हम सबसे बोल रहे हैं तो सबको फ्रेंड मान लेते हैं। हर कोई फ्रेंड नहीं होता है, ठीक है ना। फ्रेंड तो चंद लोग होते हैं जो हर वक्त हमें अपने होने का एहसास दिलाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं, जैसे मैंने शुजात साहब को कहा, उनके अलावा 2 और दोस्त हैं, मिस्टर अली रज़ा सर, ही आल्सो टीचर इन शिबली नेशनल नर्सिंग स्कूल, और एक मोहम्मद अब्बास जो हमारे मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। हम ये 3-4 लोगों का फ्रेंड सर्किल है जो हमेशा से साथ में रहे हैं, कभी एक दूसरे को हमने जेलस नहीं किया, ठीक है ना, हमेशा से एक दूसरे का साथ दिया। तो फ्रेंडशिप ऐसी होनी ही चाहिए कि वहाँ पे जेलसी के कोई चांसेस ना हो, ठीक है ना। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो हम भी उसके हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फ्रेंडशिप हर किसी से नहीं हो सकती। Okay sir, as you know that it is the educational era. Everyone are getting education. Okay. तो सर हम जानना चाहेंगे कि जब एक टीचर सारे स्टूडेंट को बराबर हैंडल कर रहा है, इक्वली देख रहा है, तो कुछ लोग अपनी मेहनत से जो है चाँद पे पहुंच जा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तक करना नहीं जानते। तो सर वी वांट टू नो दैट लाइकनेस कहाँ पे कमी है कि कुछ बच्चे जो है वो इतने आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तक करना नहीं जानते। जी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हम 40 स्टूडेंट की लेते हैं और सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। हर बच्चा तो फर्स्ट आ नहीं सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा फर्स्ट रैंक आ जाए, हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर फोकस, सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो बच्चा किस रैंक पे आना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। टीचर अपने हिसाब से मेहनत करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन अब हो जाता है कई सारे बच्चे होते हैं कि जिनको क्या बोलते हैं, वो उस मुकाम तक यानी कि सेम पोजीशन तक वो नहीं पहुंच पाता। पेरेंट्स की गाइडेंस की कमी हो सकती है, यस कुछ टीचर्स की भी कमी हो सकती है। आप समझा रही हैं? जैसे आप कहोगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, उनमें से कुछ बच्चे अच्छे आते हैं। आप कहोगे कि वो बच्चा तो ऑलरेडी मेहनती है, ऑलरेडी अच्छा है, इस वजह से वो अच्छा आया। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हर सेम पोजीशन पे नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है। उन बच्चों को स्पेशली केयर करने की ज़रूरत है। आप समझा रही? क्लास में क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे जो है वो ध्यान नहीं देते हैं क्लासेस में, ठीक है ना। उनको लगता है कि आज यहाँ पढ़ रहे हैं, सेकेंड डे आजकल कोचिंग का और ट्यूशन का बड़ा जोर हो गया है ना। बात समझ आ रही है? बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के कोई रहना नहीं चाहता। क्यों भाई ऐसा है? क्यों कोचिंग और क्लास? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग क्लासेस और ये नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना। कोचिंग क्लासेस ट्यूशन चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि कुछ बच्चे ट्यूशन ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो क्लास में बैठ कर सिर्फ मस्ती करते हैं, ठीक है ना। उनका ध्यान कहीं और होता है, प्रेजेंटली वो यहाँ पे मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। वो उनको ये लगता है कि आज जो यहाँ छूट जाएगा मैं ट्यूशन पे जा करके कवर कर लूँगा। उनको ये सोचना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेरेंट्स ने स्कूल में भी एडमिशन कराया, कोचिंग में भी एडमिशन दिला दिया, तो उनको ये चाहिए। Sorry for interrupt, sir. Actually, someone we can say that it is the mindset of the children of the student. वो सोचते हैं कि जब तक हम अलग से एजुकेशन ले लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं जाएंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। It is the mindset of the peoples of the students. So what would you like to say about that? अच्छा, अब ये बताइए कि जो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए या फिर दूसरे कंपटीशन को, फर्दर एग्ज़ाम्स को, कंपटीशन को बीट करने के लिए अलग से कोचिंग सेंटर जाते हैं, क्या वो अलग से पढ़ाई करवाते हैं? कुछ नहीं,
वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, सेम इंटरमीडिएट की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो भैया आपने क्यों नहीं पढ़ लिया पहले से ही, ठीक है ना। अगर आपने वही मेहनत की होती तो दोबारा से लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करके कोटा और ये राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आपके टीचर्स ने जब पढ़ाया है उस वक्त अगर आप ध्यान दिए होते, अच्छा नहीं समझ में आ रहा था तो आप टीचर से क्वेश्चन किए होते कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आ रहा था। समझ में कहाँ आती है, जहाँ पे पैसा लगता है ज़्यादा सा, ठीक है ना, जहाँ पे कई लाख रुपए लग जाते हैं ट्यूशन पे, तो लगता है कि हम वहाँ जाएंगे तभी पढ़ पाएंगे। हालांकि वहाँ पे जाने के बाद कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, आप सेम NCERT की बुक वहाँ पे भी पढ़ाई जाती है जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। सर जैसा आपने अभी को कहा कि अगर हमें समझ नहीं आता है तो हमें अपने टीचर से पूछना चाहिए, लेकिन सर मेरे स्कूल में ही एक टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, उनसे अगर हम लोग दोबारा क्वेश्चन करते हैं तो कहते हैं कि अभी इनको पढ़ाया था, समझ क्यों नहीं आया, मीन्स ही स्टार्टेड स्कॉल्डिंग अस। तो सर उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें समझ नहीं आना, अगर हमें समझ नहीं आया वहाँ पे तो ऑफकोर्स हमें पूछना ही चाहिए, लेकिन उनका ये रिप्लाई तो सूटेबल नहीं है ना वहाँ पे। सूटेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, मैं तो कह तो रहा हूँ कि अगर बच्चे 10 बार पूछे तो हमें 10 बार उनको समझाना चाहिए, लेकिन टीचर है ना, समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चा मजाक कर रहा है या रियल में उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम आपसे कई ज़्यादा दुनिया देखे होते हैं, ठीक है ना, कई सारे बच्चों को पढ़ाए होते हैं, तो वहाँ पे समझ में आ जाता है कि ठीक है, अच्छा बच्चा दोबारा अगर पूछ दिया तो हम ये सोच करके पढ़ा दें कि अच्छा ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि अच्छा ठीक है मैंने तो इसको पढ़ा दिया था लेकिन आपने क्वेश्चन कर लिया, तो अब वो लोग सुने जो लोग अब तक ध्यान नहीं दे रहे। मैं ये इंडिकेट करके स्पेशली उनको जगा करके उनकी आंखें खोल करके मैं बताता हूँ कि अब आपको दोबारा मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके पास ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम चीज़ को दोबारा से पढ़ रहे हो। और जो लोग इन सारी चीज़ों को समझ चुके होते हैं तो कई बार उनमें से भी कुछ लोग होते हैं कि यार पढ़ तो चुका है, अब क्या दोबारा उसको पढ़ना है, सर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। नहीं, आपको हर एक बार एक नई चीज़ सीखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो अगर सेम चीज़ को अगर आप डबल टाइम सेकंड टाइम पढ़ते हो तो कह रहे हैं कि हर एक टाइम आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और सर जैसे कि इन दिस एरा we can say that it is said by many personalities that in this era education is selling. The many teachers said that कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं बट वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन somewhere I can say that the education is selling. And sorry sir if it's hurt you, but I want to know the answer. Sir, that it is said that education is selling in today's era. So how it can be possible that education is selling, because there are a lot of students who are example of that education is not selling, but somewhere I can say that yeah, education is selling, but how? I want to know from your side that how. नॉट कोर्स ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन को बेचा जा रहा है, ठीक है ना। ये अब जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि फीस ली जा रही है ना, और एजुकेशन लोगों को दी जा रही है, आपका मीन यही है ना कि ज़्यादा पैसा लेते हैं और ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि बिना पे किए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इवन एक माँ बाप भी अपने बच्चों को अगर परवान चढ़ाता है तो ये सोच करके कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, ठीक है। हर एक चीज़ की कीमत अदा करनी होती है। तो यहाँ पर भी अगर टीचर भी कुछ पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात उनकी भी लिवलीहुड है, उनकी भी जीविका है, चलानी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पे करना होगा, समझा। तो ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को समझना चाहिए कि माँ बाप भी हम में से ये सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों को समझ लें कि माँ बाप, मैं हमेशा से ये सारी चीज़ें अपने क्लास में भी बताता रहता हूँ कि माँ बाप भी हमें बहुत सारी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं मफाद उनके अंदर भी छुपा होता है कि बचपन जब हमारा बुढ़ापा होगा ना तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सर अलॉन्ग विद एजुकेशन क्या कोई चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ मैनर और बिहेवियर भी होना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि मैनर और बिहेवियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी एजुकेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो मिसयूज़ कर रहे थे। क्या हमें अपनी एजुकेशन को मिसयूज़ करना चाहिए? और वो एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड है, मतलब उनके पास ना मैनर है ना बिहेवियर है। अभी हाल ही में इंटरमीडिएट की क्लासेस में मैंने बताया कि कुछ बच्चे शरारती, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो बहुत नॉटी थे, वो शरारत करते थे, चीज़ों का मजाक उड़ाते थे।
मैंने कहा कि बेटा कितना भी पढ़ लो, मैनर नहीं है ना तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी बेटा। और मैंने देखा ही है कुछ बच्चों को होता है कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, उनकी रैंक भी अच्छी होती है, लेकिन एटीट्यूड से भरे होते हैं बिल्कुल ना, उनके अंदर मैनर नहीं होते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है कि यार मैं ही सब कुछ हूँ, टीचर क्या है, मैं तो खुद अपने दम से अपने कोचिंग से या फिर सारी चीज़ों से मैं पढ़ता हूँ, यूट्यूब से पढ़ता हूँ, सर ने तो कुछ बताया नहीं। तो उन सारे बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बेटा ये जान लीजिए कि अगर आपके अंदर मैनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर आपके अंदर मैनर नहीं है तो आप अपनी लाइफ का छोटा सा छोटा भी गोल अचीव नहीं कर सकते। ठीक है सर, जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वी कैन सी कि उनके अंदर ज़्यादा मैनर, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिन पर दिन भले ही एजुकेशन लिटरेसी रेट घटता जा रहा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर मैनर बिहेवियर नाम की चीज़ नहीं है, भले ही वो एजुकेटेड हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ये किसकी कमी है? पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश की कमी है, या फिर टीचर्स का स्ट्रिक्ट ना होना? एक्चुअली क्या है ना कि अगर सुधारना हो तो हम अकेले काफ़ी होते हैं, टीचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर पेरेंट्स इंटरफेयर न करें, हम ही उन बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं उनके हिसाब से चलना चाहिए तो वो इंटरफेयर करने लगती है स्कूल में आकर के। ठीक है, तो अगर हमें पूरी आज़ादी मिल जाए कि हमारे बच्चों को ठीक तरीके से ट्रीट करिए, जो उसका बैड मैनर है उसको अच्छे मैनर में तब्दील कर दीजिए, वो अच्छे तरीके से बिहेव करने लगे, तो यकीन मानिए कि वो बच्चा अच्छे तरीके से बिहेव करने लगेगा अपने पेरेंट्स के साथ भी और टीचर के साथ भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है उनको, ठीक है ना, जिनको कहते हैं शय मिलती है, जिस वजह से बच्चे जो है और ज़्यादा खराब होते चले। सर आप कोई ऐसा मैसेज बताना चाहेंगे हम लोग को विच रियली इंस्पायर अस? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे हम लोग को? इंस्पायर करने का मतलब बस देखिए ये जान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, तो कैलकुलेशन बस मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि अपनी लाइफ में कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी इंसिडेंट अगर आपकी लाइफ में हो, ठीक है, सभी लोगों से बातें हो रही हैं कि किसी के भी लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटनाएं घट जाती हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। उस टाइम तो लगता है कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ, बाय गॉड मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा होना बेहतर था मेरी लाइफ में। ठीक है ना। आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई कितनी भी परेशानी आ जाए, कभी भी आपको हार नहीं मानना है, हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करना है। आप अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कभी भी आप नाकामी की तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा आप अपने गोल को अचीव करता रहेंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब भी स्टूडेंट्स हैं, इनके सारे सवालों के जवाब सर आप उम्दा लेवल के दिए। हम लोग भी तो बनते हैं ना सर कुछ क्वेश्चन करने के लिए, अगर आपकी इजाज़त हो। वैसे कहा जाता है टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत गहरा होता है, सबसे बेहतर जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिश्ता होता है टीचर और स्टूडेंट्स का। सो आज टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सो हम भी कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे। सो आप लोगों में से अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहे सो वो पुट अप कर सकता है। यू मे आस्क द क्वेश्चन टू द सर। इज देयर एनीवन? ओके। Good evening, sir. Good evening. Can I ask me one question, sir? Why not? सर जिंदगी में ईमानदार होना जरूरी है या फिर बड़ा आदमी होना जरूरी है? Sit down. I will give you answer. ईमानदार होना ज़रूरी है या फिर बड़ा आदमी होना ज़रूरी है? बेटा मैं तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बड़े आदमी बनते चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर अपने को आपने डिफाइन किया था कि सुजात अली सर आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो सर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मतलब आप उसकी फाउंडेशन क्या थी कि अभी तक आप इतने अच्छे दोस्त हैं? मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट था, बिलीव था, या फिर एक दूसरे की इतनी हेल्प करते थे? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे
आपकी दोस्ती इतनी पक्की बनी रही आज तक? सर मेरी I'll give you answer. दोस्ती मजबूत होने का एक राज मैं ये भी बता दूँगा कि हमेशा कुछ देना सीखो, कुछ लेने की उम्मीद मत करो, ठीक है ना? अगर जिस दिन आप लेने की उम्मीद करने लगेंगे, जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे कि मेरी ज़रूरत में वो मेरे काम आएगा, खुदा न खासा वो हेल्प करना भी चाहता है, लेकिन अगर उस टाइम वो हेल्पलेस हो गया किसी वजह से, तो वहीं से क्लैश शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमेशा फ्रेंडशिप में कुछ देना सीखो, ना कि कुछ लेना। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे पास क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं और उम्मीद भी है कि आप आंसर तो अच्छे लेवल का देंगे ही, लेकिन टाइम को भी देखते हुए कहते हैं ना कि हम हमेशा हर चीज़ से तो जीत जाते हैं, लेकिन टाइम से कहीं ना कहीं हार जाते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आप बिजनेस से रिलेटेड टीचिंग देते हैं, सो सर बिज़नेस को हमें कितना प्रमोट करना चाहिए, कितना नहीं, क्योंकि आज हम देखें तो समाज में लोग ज़्यादातर जॉब के पीछे भागते हैं। सो बिज़नेस की ओर हमें कितना फोकस करना चाहिए, बिज़नेस को किस नज़रिए से देखना चाहिए, और क्या चल रहा है आजकल ऑनलाइन बिज़नेस के नाम पे बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं, सर इससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी है कि तिजारत करो, बिजनेस करो, ठीक है ना? आपको पता है कि हर एक इंसान पढ़ाई करके जॉब करना चाहता है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक जॉब में जो हमको सैलरी मिलती है, तो जाहिर सी बात है उस जॉब को देने वाला कोई ऑनर बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस कर रहा है और हम उसके एम्प्लॉय हैं। हर एक बिजनेसमैन, हर एक ऑनर जितना भी कमाता है उसका सिर्फ 10% अपने एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करता है और 90% वो खुद अपने पास रखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि 90% प्रॉफिट तिजारत में, बिजनेस में। तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जहाँ तक हो सके बिजनेस करना। सर बिजनेस का कोई एक टिप्स दे दीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कभी बिजनेस वुमेन्स बने या बिजनेसमैन बने तो हमें आपकी बात याद आए। एक्चुअली देखिए, काम कोई भी छोटा नहीं होता है, पहली बात तो सोच लीजिए। कह रहे कि मैं तो हमेशा से लोगों को यही कहता आ रहा हूँ कि हालांकि मेरा कपड़े का बिजनेस भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोफेशन में मुझे जाना था, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाते हैं, लेकिन बिजनेस भी हमारा मार्केट में कपड़े की दुकान भी है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस पढ़ाता हूँ। बिजनेस ना करूँ तो बातें अच्छी भी नहीं करनी, पहले अमल करो उसके बाद सजेशन दो, तो क्या रही है। तो बिजनेस कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इवन अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, कहते हैं कि कैपिटल की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस को ओपन करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर पान की दुकान डाल सकते हो तो पान की दुकान करो, लेकिन अपना खुद का बिजनेस करो। अब देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं नज़र के सामने कि वो इंसान अपनी पूरी लाइफ में बचपन से भी देखता है, मैं नाम नहीं लूँगा, अपने कस्बे के लिए कुछ लोग जान भी जाएंगे, वो चाय बेचते हैं, वो पूरा दिन भर सिर्फ चाय बेचते हैं। चाय के अलावा आपको उनकी शॉप है, वो भी चाय दुकान से नहीं बेचते हैं, मार्केट में टहल करके घूम करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे, एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते हैं और वो सिर्फ चाय बेचते बेटा। चाय की कीमत उस वक्त जब खाना और 1 रुपये थी, तब से मैं देख रहा हूँ। आप लोगों ने शायद चवन्नी वाली चाय नहीं पी होगी, ठीक है ना। मैंने 25 पैसे की चाय भी उस वक्त, जो ब्लैक एंड वाइट वाली चाय जो इस टाइम 2 रुपये की हो गई है, वो 25 पैसे की मिला करती थी। उस टाइम से भी मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने सिर्फ चाय बेचा, चाय बेचने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बेचने के लिए। अभी तो होटल्स पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है चाय के अलावा, वो सिर्फ चाय बेच करके अपने 3 बेटियों की शादी किया उन्होंने। तो क्यों ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेस कर रहे हैं ना, जॉब तो कर नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चाय का ही काम करिए, लेकिन अपना खुद का काम करिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। तो शाहरुख खान का डायलॉग था कि अम्मी जान कहती है धंधा कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सो बस वही बात याद आ गई। और आज हम एक साथ 2 पर्सनैलिटी से मिले, एक ही में 2 पर्सनैलिटी समाई हुई है। पहले तो हमारे टीचर है ही एक उनका लेवल के टीचर, दूसरे
बिजनेसमैन भी है। सो ये बहुत खुशनसीबी की बात है और मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत लकीएस्ट पॉइंट होगी कि आप टीचर्स भी हैं और फिर उसके साथ बिजनेस कर। लेकिन मैं एक टीचर्स के बिहाफ से एक बात कहना चाहूँगी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि टीचर बनना आसान नहीं होता, टीचर बनना आसान नहीं होता, पसीने को स्याही बनाकर कलम में भरना पड़ता है, पसीने को स्याही बनाकर कलम में भरना पड़ता है। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, कभी टेक्नोलॉजी बदलती है तो कभी सिलेबस। कहते हैं ना कि जब तक एक टीचर का जूता नहीं घिसता तब तक किसी बच्चे का फ्यूचर नहीं चमकता। तो इस लाइन से मैं अपने टीचर्स को भी इन्वाइट करूँगी कि वो प्लीज़, और सबसे पहले मैं कहूँगी जितने भी क्वेश्चनर हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग दिए अपना प्लीज। इतना सारा समय दिया सर ने, इतना सारा अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बताया। आई होप कि बहुत सारे डाउट्स अब तो क्लियर हो ही गए होंगे और कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया होगा कि चांदी का चमचा लेकर के पैदा होना, उसके बाद कामयाबी को हासिल करना ये नहीं है। कामयाबी किसी भी लेवल से हो सकती है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। आप किस फैमिली से हो, किस मोहल्ले से बिलोंग करते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, मैट्रिक कैसी है, ग्रेजुएशन कैसा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। आप जहाँ से जब सुधर जाए, इस उम्मीद के साथ आज का ये सक्सेस मिरर का जो सेशन है इसे आज फिनिश करते हैं। और हमारे जो कि आज के बहुत ही बेहतर गेस्ट के साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया और बहुत सारे जवाब आपने हमें दिए। और आई होप कि हमारे बच्चे इसको अमल में लाएंगे और इससे ज़रूर कहीं कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आगे की प्रमोशन के लिए मैं चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को याद रखने के लिए फ्यूचर ग्रुप मोमेंटो सर को दिया जाए, ताकि इस प्रोग्राम को जब भी ये मोमेंटो को देखे याद आए कि हम कहीं गए थे, या ये बाद में मुझसे कहेंगे मुझे फंसा दिया था। So once again give a thunder clap in the honor of him. So please. आज आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, इनके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन आप इनके एक्सपीरियंस को अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करके देखिएगा, वाकई काबिले तारीफ रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। सबको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड।